हेलो नमस्कार दोस्तों। अपना जो टॉपिक चल रहा था अभी मूल अधिकार। कौन सा टॉपिक चल रहा था? मूल अधिकार। मूल अधिकार के बारे में पढ़ा था कि मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 3 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक। थोड़ा पीछे वाले वीडियो का रिवाइज कर लेते हैं कि मूल अधिकार का उल्लेख भाग के संविधान के किस भाग में? भाग नंबर 3 में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 12 से 35 तक। मूल अधिकार कहते किसे हैं? व्यक्ति को जो जीवन जीने के लिए अधिकार दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं। जब संविधान में मूल अधिकार को सम्मिलित किया गया था तब कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। कितने मूल अधिकार थे भी? 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में कितने? 6 मूल अधिकार। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं भाई? 6 मूल अधिकार। तो कौन सा अधिकार हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार हटा दिया। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन है 1978 में इसी को हटाया गया। एक बार थोड़ा बार रिवाइज देख लेते हैं। मूल अधिकार कहते हैं किसे हैं? कि व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 3 में किया गया। अनुच्छेद कहां से कहां तक किया गया भी? अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया। जब संविधान में मूल अधिकार को सम्मिलित किया गया तब कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार। कौन सा अधिकार हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब देखो कि 7 कौन कौन से थे? पहला था भी समानता का अधिकार। कौन सा था? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद कहां से कहां तक थे? अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद कहां से कहां तक भाई? 14 से 18 तक। ये समानता का अधिकार हमने पीछे वाली वीडियो में पढ़ लिया था। और आज कौन सा पढ़ेंगे? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद कहां से कहां तक है अभी? अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अब स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में क्या लिखा गया है? तो अनुच्छेद 19 में व्यक्ति को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? 6 स्वतंत्रताएं। तो 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है? नंबर 1 विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब कि व्यक्ति अपने विचार कहीं पे भी प्रकट कर सकता है, कहीं पे भी भाषण दे सकता है, उसे कोई रुकावट नहीं है। नंबर 2 संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। व्यक्ति कितने लोगों का अपना समूह बना सकता है, इसे कोई रुकावट नहीं है। नंबर 3 सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता। सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता। सम्मेलन का मतलब कि अपने जो सदस्य हैं उनको सम्मेलन कहीं पे भी बुला सकता है, उसे कोई रुकावट नहीं है। लेकिन हथियार बगैर होने चाहिए, साथ में हथियार नहीं होने चाहिए भाई। नंबर 4 निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता। निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता। व्यक्ति अपना निवास स्थान कहीं पे भी बना सकता है। नंबर 5 भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भ्रमण करने की
स्वतंत्रता। नंबर 6 व्यापार वृत्तिका तथा उपजीविका की स्वतंत्रता। उपजीविका की स्वतंत्रता कि व्यक्ति कौन सा ही व्यापार कर सकता है, उपजीविका कौन सा ही रोजगार कर सकता है। अब देखो दोबारा एक बार देख लो, मूल अधिकार। मूल अधिकार कहते हैं किसी व्यक्ति को जो जीवन जीने के लिए अधिकार दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, मूल अधिकार। मूल अधिकार का उल्लेख भाग के संविधान के किस भाग में किया गया है, भाग नंबर 3 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक, 12 से 35 तक। मूल अधिकार को जब संविधान में लागू किया गया तब कितने मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं। कौन सा अधिकार हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार। किस संविधान संशोधन द्वारा, कई बार पूछा जाता है संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में। इसी को हमने 7 मूल अधिकार थे, उसमें से पहला कौन सा था, समानता का अधिकार, जो कहां से कहां तक है भी, अनुच्छेद 14 से 18 तक, जो पीछे वाली वीडियो में हमने पढ़ लिया था। दूसरा कौन सा पढ़ रहे हैं आज, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 19 से 22 तक। अब अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहले कितनी थी, 7 थी भाई। एक संपत्ति की स्वतंत्रता हटा दी गई। वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं, 6। किसमें, अनुच्छेद 19 में। नंबर 1 विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 1 में क्या है भी, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति अपने विचार कहीं पे भी प्रकट कर सकता है। नंबर 2 संघ बनाने की स्वतंत्रता, व्यक्ति कितने लोगों का समूह बना सकता है। सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता, अपनी कमेटी कहीं पे भी बुला सकता है। नंबर 4 निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता। नंबर 5 भ्रमण करने की स्वतंत्रता। नंबर 6 थी भी संपत्ति की स्वतंत्रता, जो 44 संविधान संशोधन द्वारा हटा दी गई थी कि व्यक्ति चाहे जितनी संपत्ति नहीं रख सकता, अगर रखता है तो उसे क्या देना पड़ता है भी, टैक्स देना पड़ता है। वर्तमान में अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रता है, 6। नंबर 1 विचार अभिव्यक्ति की। नंबर 2 संघ बनाने की। नंबर 3 सम्मेलन बुलाने की। नंबर 4 निवास स्थान बनाने की। नंबर 5 भ्रमण करने की। नंबर 6 व्यापार वृत्तिका तथा उपजीविका की स्वतंत्रता है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 20। कौन सा अनुच्छेद पढ़ेंगे भी, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या लिखा गया, अपराध दोष सिद्धि के मामले में संरक्षण में स्वतंत्रता। अपराध दोष सिद्धि के मामले में संरक्षण में स्वतंत्रता। इसका मतलब व्यक्ति ने अपराध कर दिया है फिर भी उसे कुछ स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी जाएगी, जैसे उसे स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरी बात कि जब उसने अपराध किया था उस टाइम जो कानून था उसी आधार पर उसे क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। जैसे उसने अपराध किया था 2015 में, उस समय का जो कानून था उसी के आधार पर उसे सजा दी जाएगी। अगर उसकी सुनवाई कब हो रही है, 2017 में, लेकिन अपराध कब किया था, 2015 में। अगर मान लो कोई किसी व्यक्ति ने चोरी कर ली और चोरी के लिए 6 माह की सजा है और उसकी सुनवाई हो रही है चलते चलते मुकदमे 2017 के अंदर, तो 2017 में उसमें थोड़ा कानून में बदलाव कर दिया कि चोरी करने वाले व्यक्तियों को मान लो कितने की दे दी गई सजा, 2 वर्ष की दे दी गई। लेकिन उस व्यक्ति ने अपराध कब किया था, अभी 2015 को, और लेकिन सुनवाई कब हो रही है, 2017 को, तो उसकी सजा केवल कितने माह होगी, 6 माह होगी, क्योंकि अपराध किया गया था उस टाइम का जो कानून बना हुआ था उसी के आधार पर उसे सजा दी जाएगी। 1 नंबर कौन सी, अपराध और सिद्धि के मामले में कि स्वयं के विरुद्ध उसे गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, कि उसे कहा नहीं जाएगा कि तुम कहे कि मैंने अपराध किया इसलिए बार बार उसे ऐसी गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर जिस टाइम अपराध किया उसी टाइम में जो उसने कानून था उसी के आधार पर उसे क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। तीसरी बात, अगर मान लो एक अपराध किया गया तो उसको एक बार ही सजा दी जाएगी,
ऐसा नहीं कि एक बार अपराध करने के लिए उसे बार बार सजा दी जाएगी। अगला पढ़ेंगे अनुच्छेद 21। आपको पेपर के अंदर ऐसे पूछेगा नहीं कि कैसे उसके अंदर कौन कौन सी स्वतंत्रता है, ऐसे पूछेगा अनुच्छेद 20 में क्या लिखा गया, अपराध और सिद्धि के मामले में संरक्षण में स्वतंत्रता, कि अगर व्यक्ति ने अपराध कर दिया है तो भी उसे सजा क्या दी जाएगी, कुछ अवस्थाओं में स्वतंत्रताएं दी जाएगी। अनुच्छेद 21 प्राणदैहिक व व्यक्तिगत जीवन में स्वतंत्रता, कि प्राणों से संबंधित उसे कोई बाधा नहीं डाल सकता, कि व्यक्ति को प्रत्येक प्राणदैहिक से संबंधित क्या दी जाती है, स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी या बंदीकरण में भी अवस्था में भी उसे क्या दी जाएगी, स्वतंत्रताएं दी जाएगी। गिरफ्तारी अथवा बंदीकरण में भी स्वतंत्रता। अगर व्यक्ति को गिरफ्तार की गई है तो भी उसे स्वतंत्रता किस किस बात की, कि मान लो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उससे कारण पूछ सकता है कि मुझे किस लिए गिरफ्तार किया है। दूसरा कारण, अगर उसे गिरफ्तार कर लिया है तो 24 घंटों के अंदर अंदर उसे कहाँ ले जाना पड़ता है, नजदीकी न्यायालय में पेश करना पड़ता है। तीसरी चीज की कहने का मतलब, गिरफ्तारी कर ली, गिरफ्तारी करने के बाद उस व्यक्ति के स्वतंत्रता दिए कि वो पूछ सकता है कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया। दूसरी बात कि वो ऐसे भी किसी कानूनी सलाह ले सकता है वकील से, उसे कोई रुकावट नहीं है कि गिरफ्तारी हो रही है तभी उसे स्वतंत्रता दी गई है तो किसी कानूनी सलाह ले सकता है। दोबारा देखो कि अनुच्छेद 22 में क्या लिखा गया है, कि गिरफ्तारी या बंदीकरण में भी कुछ अवस्थाओं में स्वतंत्रताएं दी जाएंगी, कि मान लो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसको ऐसी स्वतंत्रता दी गई है कि वो पूछ सकता है कि मुझे किस बात के लिए गिरफ्तार किया गया है। नंबर 2, अगर गिरफ्तारी करने के बाद 24 घंटे के बाद उसे 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में ले जाएगा। तीसरी बात कि वो उसको स्वतंत्रताएं दी गई है कि तुम किसी वकील से कानूनी सलाह ले सकता है, उसे कोई रुकावट नहीं है। अब हमारा दूसरा अधिकार क्या हो गया, पूरा हो गया, कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम तीसरा अधिकार पढ़ेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद कहां से कहां तक, अनुच्छेद 23 व 24 में। अनुच्छेद 23 व 24 में। अनुच्छेद 23 में क्या लिखा है, बालाश्रम निषेध। बालाश्रम निषेध, इसका मतलब कि किसी भी भारतीय नागरिक को बेगार प्रथा, बंधुआ मजदूरी, देह व्यापार तथा बच्चों का क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। एक बार दोबारा देख लो कि हमने पहले पीछे क्या पढ़ा था, समानता का अधिकार 2 नंबर पे कौन सा पढ़ा था, स्वतंत्रता का अधिकार नंबर 3 पे कौन सा पढ़ रहे हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद कहां से कहां तक, 23 व 24 में। अनुच्छेद 23 में क्या लिखा है, बालाश्रम निषेध। इसका अर्थ कि भारतीय नागरिक को बेगार प्रथा, बिना पैसे कोई काम नहीं करवा सकता। बंधुआ मजदूरी, कि उसे ऐसे नहीं कि आपको मान लो महीने के 5,000 रुपए देकर उसे बंधुआ बनवा लिया गया। देह व्यापार, कि किसी व्यक्ति को खरीद कर उसकी के साथ क्या व्यापार जैसे वेश्यावृत्ति का काम नहीं करवा सकते। नंबर 4, बच्चों का क्रय विक्रय, कि आप बच्चों को कोई व्यक्ति बेच या नहीं सकता है, खरीद भी नहीं सकता है। इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 30 में। किस अधिकार में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में। अब नंबर अगला अनुच्छेद कौन सा आ गया अभी,
24 मोस्ट 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 कई बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद 24 में क्या लिखा गया। बाल श्रम निषेध, बाल श्रम निषेध। अनुच्छेद 23 में था बालात श्रम निषेध और यहाँ पे बाल श्रम निषेध। इसमें थोड़ा अंतर ध्यान से देख लेना कि बालात श्रम निषेध का मतलब होता है कि भारतीय नागरिक को बेकार प्रथा, बंधुआ मजदूरी, देह व्यापार और बच्चों का क्रय विक्रय नहीं किया। बाल श्रम निषेध का मतलब है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को, 14 वर्ष से बच्चों की बाल श्रम निषेध। इसका मतलब 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को आप कल कारखानों व खतरनाक मशीनों में कार्य नहीं करवा सकते। इसमें किसमें लिखा है? अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध लिखा है। अनुच्छेद 24 में क्या लिखा है भी? बाल श्रम निषेध। इसका मतलब 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को आप कल कारखानों में, मतलब बड़े बड़े कारखानों में, खतरनाक मशीनों में उसे कार्य नहीं करवा सकते। अब अगला कौन सा अधिकार पढ़ेंगे? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। एक बार थोड़ा दोबारा देख लेते हैं कि हमने पढ़ा था मूल अधिकार। मूल अधिकार कहते किसे हैं? मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? भाग नंबर 3 में किया गया। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक। पहले कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार है। कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान है संशोधन द्वारा। अब पहला कौन सा था? समानता का अधिकार। कहां से कहां तक था? अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो 12 और 13 में क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। आगे कौन सा बढ़ा था? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद कहां से कहां तक बढ़ा था भी? अनुच्छेद 19 से 22 तक। 19 में क्या लिखा था? व्यक्ति को 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराध दोषियों के मामले में संरक्षण में स्वतंत्रता। कहने का मतलब किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया है तो उसे भी कुछ अवस्थाओं में स्वतंत्रता देगी कि उसे वह पूछ सकता है। अनुच्छेद 20 में क्या लिखा है कि अपराध दोषियों के मामले में संरक्षण में स्वतंत्रता। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया है तो भी उसे कुछ स्वतंत्रताएं दी जाएगी। अनुच्छेद 21 में क्या लिखा है? प्राण दे के व्यक्तिगत जीवन में स्वतंत्रता, प्राणों से संबंधित उसे क्या है? स्वतंत्रताएं दी जाएंगी। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी या बंदीकरण में स्वतंत्रता। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो उसे भी स्वतंत्रताएं दी जाएंगी कि वो कारण पूछ सकता है। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में ले जाया जाएगा। और तीसरी बात, उसे वह कानूनी सलाह भी ले सकता है। तीसरा हम कौन सा पढ़ेंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 23 व 24 में। अनुच्छेद 23 में क्या लिखा है? बालात श्रम निषेध। इसका मतलब किसी भी भारतीय नागरिक को बेकार प्रथा, बिना पैसे काम नहीं करवा सकते। बंधुआ मजदूरी की उसे निर्धारित मूल्य देकर इसे नहीं खरीद सकते। देह व्यापार कि किसी व्यक्ति को खरीद कर उसके शरीर के साथ वेश्यावृत्ति का काम नहीं करवा सकते। बच्चों का भी क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 24 में क्या है? बाल श्रम निषेध। इसका मतलब 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे हैं, उनको कल कारखानों में कि बड़े बड़े कारखानों में और खतरनाक मशीनों में कार्य नहीं करवा सकते। अब हम अगला कौन सा पढ़ेंगे? 4 नंबर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म से संबंधित क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई हैं? नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद कहां से कहां तक है भाई? अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 में क्या लिखा गया? धार्मिक मामलों में अंतःकरण में स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों में अंतःकरण में इसका
इसका मतलब व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है, उसको प्रचार प्रसार कर सकता है, उसके साथ रुकावट नहीं है, किसी धर्म का क्या कर सकता है, प्रचार कर सकता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षण संस्थानों के कार्यों व उनको प्रबंध करने में स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रबंध करने में स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में क्या लिखा है, धार्मिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने में और उनको प्रबंध करने में स्वतंत्रताएं दी गई है। अनुच्छेद 26 में क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पे अनुच्छेद 26 है, यहाँ पे कौन सा है, अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 25 में तो क्या लिखा है, धार्मिक मामलों में अंतः करने में स्वतंत्रता, व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है, आचरण कर सकता है, उनका प्रचार प्रसार कर सकता है। नंबर 26 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 26 में धार्मिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने में कि धर्म से संबंधित कोई संस्था बनाना चाहता है तो उसे छूट दी गई है, ऐसे नहीं उसे रोक सकते हैं, उनके प्रबंध करने में स्वतंत्रता। कहने का मतलब उसको बनाने के लिए कुछ कर सकता है, उसे कोई रुकावट नहीं है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्यों के खर्चों पर कर में विशेष छूट दी जाएगी। अब कर का मतलब टैक्स, कि धार्मिक कार्यों पे जो खर्चा होता है, जो खर्चे के आधार पर टैक्स लिया जाता है, उसमें भी क्या दी जाएगी, सरकार द्वारा छूट दी जाएगी। अगला कौन सा है, अनुच्छेद 28 राजकीय तथा सार्वजनिक संस्थानों पर धार्मिक शिक्षा निषेध होगी। निषेध, इसका मतलब कि आप किसी राजकीय विद्यालयों में या सार्वजनिक संस्थानों में जाकर धर्म से संबंधित आप कोई भाषण नहीं सकते, क्योंकि कहने का मतलब वहां पे सभी धर्म के लोग होते हैं। वहीं पे सरकारी संस्थाओं में जाकर आप किसी धार्मिक शिक्षा से संबंधित कोई बातें नहीं कर सकती। ये बात किस में लिखा है, अनुच्छेद 28 में। एक बार दोबारा देख लो, चौथे वाले में क्या लिखा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा अधिकार कौन सा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 में क्या लिखा है, धार्मिक मामलों में अंतःकरण में स्वतंत्रता, व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है, आचरण कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 28 में ये बात लिखी गई है कि वो राजकीय और सार्वजनिक संस्थानों पर जाकर प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 26 में क्या लिखा है, धार्मिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उनको प्रबंध करने में भी उसे स्वतंत्रताएं दी गई है। अनुच्छेद 27 में क्या लिखा है, धार्मिक कार्यों के खर्चों पर उसे टैक्स में क्या दी जाएगी, विशेष छूट दी जाएगी, कि सरकार के द्वारा कर में छूट दी जाएगी। अनुच्छेद 28 में कि किसी भी राजकीय या सार्वजनिक संस्थानों पर धार्मिक शिक्षा निषेधमन होगी। अगला हम पढ़ेंगे 5वां, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। कौन सा पढ़ेंगे भाई, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 व 30, इसका उल्लेख अनुच्छेद कहां से कहां तक, 29 व 30 में किया गया। किसका, संस्कृति व शिक्षा। ये अल्पसंख्यक समुदायों को दिया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय में धर्म में कौन कौन चाहते हैं, जैसे मुस्लिम है,
सिख है, सिख धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, बौद्ध धर्म के लोग हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं, पारसी धर्म के लोग, ये धर्म किस में आते हैं भी? अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं कि मुस्लिम, सिख, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म तथा पारसी धर्म, ये 5 धर्म किस में आते हैं? अल्पसंख्यक समुदाय में। अनुच्छेद 29 व 30 केवल इनको ही दिया गया है। कहने का मतलब कौन सा अधिकार है? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। अब अनुच्छेद 29 में क्या लिखा है कि वे अल्पसंख्यक समुदाय वाले लोग हैं, वे अपनी संस्कृति का, शिक्षा का तथा भाषा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। भाषा का प्रचार प्रसार है कर सकते हैं। एक बार दोबारा देख लो कि 5वें अधिकार में क्या दिया गया? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। ये किसको दिया गया है? अल्पसंख्यक समुदाय धर्म वाले लोगों को। कौन कौन चाहते हैं? मुस्लिम, सिख, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म और पारसी धर्म के लोग आते हैं। वे अपनी संस्कृति का, अपनी शिक्षा का तथा अपनी भाषा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 में क्या लिखा है? वे अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने में, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। उसमें राज्य द्वारा भी छूट दी जाएगी। उसमें राज्य द्वारा भी क्या दी जाएगी? राज्य द्वारा भी अनुदान राशि दी जाएगी। एक बार दोबारा समझ लो कि अनुच्छेद 30 में क्या है कि अल्पसंख्यक समुदाय वाले लोग अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। उसमें राज्य द्वारा अनुदान राशि भी दी जाती है। उसकी सहायता के लिए क्या दी जाएगी? अनुदान राशि दी जाएगी। कहने का मतलब जैसे मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वे अपनी मदर टेरेसा जैसे स्कूल होते हैं, वे अपने संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। उसमें राज्य भी क्या करेगा? सहायता देगा, अनुदान राशि भी देगा। ये बात किसमें? अनुच्छेद 30 में लिखी गई है। कौन से अधिकार में? 5वें अधिकार में। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 29 व 30 में है। अनुच्छेद 29 में क्या लिखा गया? अल्पसंख्यक समुदाय वाले लोग अपनी संस्कृति का, अपनी शिक्षा का तथा अपनी भाषा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और अनुच्छेद 30 में क्या लिखा है? वे अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। उसके लिए राज्य अनुदान राशि भी देता है। आज के लिए इतना है, और पढ़ेंगे। थैंक यू।